हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे अनदर सेशन में, दैट इज डेडिकेटेड टू बीएक्सी। बीएक्सी का कौन सा चैप्टर लेने वाले दोस्तों? हम आज सेंसर्स। आई नो ये बहुत वास्ट चैप्टर है। हमारा टारगेट है कि हम 1 घंटे में ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किस तरह कवर कर ले ताकि हमारे आंसर का क्वालिटी, क्वांटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन ये तीनों मेंटेन रहे, क्योंकि एग्जाम में लिखना इज कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव रिगार्डिंग दैट टॉपिक, है ना। तो वो नॉलेज हमें कितना है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करें, दैट व्हाट मैटर्स। इसके लिए तो एग्जाम्स होते हैं। सो वो वाले पार्ट्स हम कवर अप करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे मैं ज़्यादा टॉपिक्स ना ले पाऊँ, बट या आई विल ट्राई टू टेक ऑल काइंड ऑफ टॉपिक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर एंड मेक श्योर आपका ये चैप्टर को लेकर जो डर है वो कम्प्लीटली निकल जाए। तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? सेंसर्स। अब सेंसर्स होते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल है, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा सेंसर्स की बातें हो रही हैं, या फिर आपने बहुत सारे ऐसे लोकेशन में गए होंगे जो सेंसिटिव लोकेशन है एंड वहाँ पे लाइक पीपल का अलाउ नहीं है, वहाँ पे लोग अलाउ नहीं है एंड वहाँ पे जाने के लिए लाइक यू नीड टू हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ एंट्री। हेलो, या यू नीड टू हैव स्पेशल काइंड ऑफ एंट्री। तो ये सब जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है जहाँ पे बहुत कम लोगों को अलाउ किया जाता है एंड जाना है तो पहले हमें चेक करना रहता है कि वहाँ कोई सेंसर्स चालू है या नहीं। सो वहाँ वो सेंसर वर्ड क्या करता है, वो मेजर करता है कि क्या कौन सा फिजिकल मोशन उसके अराउंड में हो रहा है। अभी यहाँ पे ये बॉटल मान लो मेरा सेंसर, तो ये सेंसर के अराउंड कितने मोशन हो रहे हैं, कौन सी बॉडी कहाँ मूव कर रही है, वो ये डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद जैसे उसको लगा कि भाई कोई तो मोशन हुआ है, ये अपने जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई चल रही है, ये बॉटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई चल रही है, ये मेरा फिलहाल के लिए सेंसर है, सेंसर के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई चल रही है उसमें ये चेंजेस कर देगा। किस तरह के चेंजेस करेगा? या तो अपना करंट कम, इसका करंट कम हो जाएगा, या तो वोल्टेज में वेरिएशन आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें ये कर देगा इसमें एंड वो करने के वजह से जो भी करंट वगैरह जनरेट हो जाता है या फिर कोई भी लॉसेस होता है उसका जो इफेक्ट है वो या तो साउंड में या फिर लाइट के रूप में हमें देखने मिलता है। जैसे कहीं कहीं सेंसर बजता है, राइट, सेंसर बजता है यानी कि कोई आवाज़ आना शुरू हो जाती है, वहाँ पे कोई मोशन हुआ है, या फिर कहीं रेड लाइट जोर से अपना पूरा ऐसे रोटेट होती रहती है कि भाई यहाँ पे कुछ तो अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है ना। तो इस तरह जो भी एक्टिविटी होती है सेंसर्स क्या करते हैं, वो एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं एंड उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं। सो दिस इज व्हाट इज सेंसर। अब ट्रांसड्यूसर्स भी होते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं पता है? वो चीज़ भी वो मेजर कर सकता है जो फिजिकल मोशन के रूप में वो मेजर नहीं कर पाता। दे आर ट्रांसड्यूसर्स, दे ट्रांसड्यूस द एक्टिविटी और यू कैन से द चेंजेस। तो वहाँ पे जो ट्रांसड्यूसर्स लगते हैं ये कंपनीज या फिर बोल लो या फिर वो एरियाज में लगते हैं जहाँ पे बहुत सेंसिटिव एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी। जस्ट अ मिनट दोस्तों। सो आई होप आपको ये सेंसर्स का डेफिनेशन और ट्रांसड्यूसर का डेफिनेशन क्लियर है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द टाइप्स। तो कितने टाइप ऑफ सेंसर्स है? सबसे पहले उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये प्रिंसिपल बेस्ड ऑन वर्किंग, ये किस किस प्रिंसिपल यानी किस किस चीज़ों पे चलती है उस चीज़ों पर किया गया क्लासिफिकेशन। तो आप देख सकते हो सबसे पहला जो आ जाता है आपका दैट इज रेजिस्टिव सेंसर। तो रेजिस्टिव सेंसर क्या होगा? सिंपल है, अगर मेरे सेंसर का रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ रहा है, रेजिस्टेंस में वेरिएशन आना यानी करंट में आना, वोल्टेज में आना, तो अगर रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ रहा है तो करंट में वेरिएशन आएगा एंड जैसे ये वेरिएशन वो डिटेक्ट कर लेता है उसको मैं बोल देती हूँ रेजिस्टिव सेंसर। फॉर एग्जाम्पल RTD जो हमें इधर पढ़ना है। दोस्तों सारे सेंसर्स में कवर अप नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है जो मैंने एनालिसिस करके पता किया है वो सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम कवर अप कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी वास्ट चैप्टर है ना। तो वी नीड टू फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स एट द एंड मोमेंट प्रिपरेशन है हमारा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस सेंसर। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड सेंसर की बात करूँ दैट इज इंडक्टिव सेंसर। इंडक्टिव सेंसर क्या होता है? दिस सेंसर स्टैंड्स फॉर द चेंज इन द इंडक्टेंस ऑफ द सेंसर। अगर इंडक्टेंस में चेंज आता है वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। कैपेसिटिव मतलब उसके कैपेसिटेंस की वैल्यूज में चेंज आता है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। इनकेस आपको रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं समझ रहा है तो मेरा ना एक लेक्चर है इसी सर्किट्स का, प्लीज़ उसको एक बार रेफर कर लो। उसका फर्स्ट लेक्चर रेफर कर लो, यहाँ सेकेंड लेक्चर, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। ओके, देन द फोर्थ वन इज न्यू, समथिंग न्यू, कुछ तो नया देखने मिल रहा है, राइट? दैट इज पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर। पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या है? पाइजो बोलो, एनीथिंग इज फाइन। पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या करता है? दैट कन्वर्ट्स द प्रेशर। अगर प्रेशर में वेरिएशन आता है तो वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा। फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एंड जैसे ही वो चेंजेस
तो वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज होता है। प्रेशर में थोड़ा सा भी चेंजेस आया तो तुरंत वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा एंड वो उसको मैंने जैसे बोला नॉइज प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट या फिर जो लाइट से बताता है कि भाई थोड़ा सा सेंसर में गड़बड़ है, वहां जाके चेक करो, तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू अनदर दैट इज थर्मो इलेक्ट्रिक सेंसर। थर्मो इलेक्ट्रिक नाम से ही पता चल रहा है कि भाई अगर थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर, इसमें कुछ चेंज हुआ, हीट इंक्रीज डिक्रीज हुआ, तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमारा सेंसर किस पे वर्क करता है, कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा है जैसे कि मोशन, टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट, हीट, लाइट, किसी भी फिजिकल चीज में चेंजेस हो रहा है, कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो थर्मल में क्या होगा, दैट मेनली फोकसेस विद द चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, लास्ट we come to the topic that is not topic, we come to the sensor that is photovoltaic sensor. Now what is photovoltaic sensor stands for? देखो यहाँ पे एक वर्ड है फोटो, फोटो मीन्स लाइट, फोटॉन्स, लाइट से जो फोटॉन्स निकलते हैं ना उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही मेरे लाइट में चेंजेस आ रहे हैं तो उससे क्या होगा, वो लाइट के चेंजेस जैसे ही वो सेंसर पे गिरेंगे दैट विल कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ तुरंत अलर्ट आ जाता है, भाई देयर इज चेंजेस अराउंड द सेंसर्स। इसके लिए इसको चेक करो कि सेंसर के आजू बाजू कोई अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। सो दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसके लिए मैंने सोचा कि ये सारा ले लेते हैं एंड आपको क्या करना है दोस्तों, एक एक एग्जाम्पल के साथ इसको एंड अप करना है। क्या करना है आपको, एक एक एग्जाम्पल के साथ एंड अप करना है। तो रेजिस्टिव का आप लिख देना RTD, अलग से एग्जाम्पल ढूंढने मत जाओ, जो आप ये चैप्टर में पढ़ने वाले हो ना वही एग्जाम्पल्स ले लेना। इंडक्टिव का आप लिख लो यहाँ पे LVDT। इंडक्टिव में कैसे कॉइल्स रहता है और ये LVDT लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, इसमें भी कॉइल की वाइंडिंग्स होती है, जिसमें थोड़ा सा भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया तो इंडक्टेंस में चेंज आएगा। इंडक्टेंस में चेंज आने की वजह से आपको सेंसर्स अलर्ट दे देंगे। देन कमिंग टू कैपेसिटिव सेंसर्स लाइक गैंग कैपेसिटर्स, ये यूज होता है। एंड पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर मतलब जो प्रेशर चेक करता है, मैंने बोला क्वार्ट्ज क्रिस्टल। थर्मो इलेक्ट्रिक सेंसर्स में आपका थर्मोकपल आ जाएगा। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट फोटोवोल्टाइक में बहुत सारे हैं। हमारा सबसे स्पेशल जो हम यहाँ पढ़ने वाले दैट इज LDR। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ सेंसर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो ये आंसर कितने भी मार्क्स का है, टाइप्स लिखना है, एक्सप्लेनेशन के लिए एक लाइन एंड एग्जाम्पल। क्वालिटी भी है क्वेश्चन का, क्वांटिटी भी बराबर है एंड रिप्रेजेंटेशन भी फर्स्ट क्लास रहेगा। थर्मोकपल लिख लो या थर्मिस्टर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। ठीक है, अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किस पे किया गया है, बेस्ड ऑन नेसेसिटी ऑफ एक्साइटेशन for obtaining voltage, current and output. So these are broadly divided into two, active sensors and passive sensors. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिख दिए, आप तुरंत समझ जाओगे। देखो एक्टिव सेंसर्स को ना इलेक्ट्रिकल पावर, उसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, बट व्हेन इट कम्स टू पैसिव सेंसर उसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। याद हो गया, हमने पढ़ा है ना एक्टिव कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट्स हमारे BW के लेक्चर्स में सिमिलर। नेक्स्ट, यहाँ पे दे प्रोड्यूस आउटपुट वोल्टेज और करंट, यहाँ पे दे प्रोड्यूस आउटपुट वोल्टेज एंड करंट इन एक्टिव सेंसर्स। व्हेन इट कम्स टू पैसिव वो लोग करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं करते, वो लोग थोड़ा सा वेरिएशन दे देते, दैट इज Z में। इनडायरेक्टली वो तो अफेक्ट करेगा ही, बट या व्हेन यू राइट द डिफरेंशिएशन ऐसे पॉइंट्स मेंशन कर देना। ठीक है, देन एक्टिव सेंसर्स आर सिंपल, कॉम्पैक्ट एंड लेस कॉम्प्लेक्सिव एक्सपेंसिव, एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, बल्कि और एक्सपेंसिव है। अभी जब आप LVDT LDR पढ़ोगे ना आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये तो बड़ी महंगी चीज़ लग रही है। ठीक है, एंड हियर इट इज थर्मोकपल एंड पाइजोइलेक्ट्रिक सेंसर। बहुत ईजी है थर्मोकपल, यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट, उसका हम लोग थर्मिस्टर पढ़ने वाले हैं बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव सेंसर। पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्स में, 2-3 बार पूछ चुके हैं। कमिंग टू अनदर क्लासिफिकेशन, एंड ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर बेस्ड ऑन आउटपुट फॉर्म। आउटपुट यानी कि एनालॉग आउटपुट है या डिजिटल आउटपुट है। एनालॉग आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा वाकिफ होंगे, डिजिटल उससे भी। एनालॉग इज इन द सीरीज ऑफ ग्राफ के फॉर्म में आ रहा है या फिर वेव्स के फॉर्म में आ रहा है ना, एक कंप्लीट ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन रहेगा विद एक्स एंड वाई एक्सिस। इट इज ऑफ एनालॉग सेंसर, फॉर एग्जाम्पल LVDT स्ट्रेन गेज थर्मोकपल। बट व्हेन इट कम्स टू बाइनरी कोड, मतलब कोड के इसमें रहेगा,
इसको आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। सो इसका डेफिनेशन याद कर लेना कि आउटपुट उसका डिजिटल कोड में रहता है। रोटरी एंड एब्सोल्यूट इंक्लूडर स्ट्रोबोस्कोप। मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा आप स्ट्रोबोस्कोप को ज़रूर इन केस फ्यूचर में पढ़ना, इंटरेस्टिंग है। एंड प्रॉक्सिमिटी स्विचेस। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज शुरू करते हैं हम हमारे सेंसर्स के डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग से। सबसे पहला जो सेंसर हम यहाँ पे कवर अप करने वाले दैट इज LVDT। So this LVDT works on the principle of Faraday's law of self-induced EMF। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे Faraday's law पे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो that it is equal to mu naught mu r n square a l। And what does this mu naught stands for? Mu naught stands for permeability of free space, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है and it is constant। Then mu r relative permeability of core, जो कोर वायर है उसका जो परमेबिलिटी है, कोर यानी कि हमारा सेंटर पॉइंट आ जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एल स्टैंड्स फॉर द लेंथ ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब आप कैसे लिखोगे एग्जाम में? सिंपल, LVDT का हेडिंग डालो, उसको लिखो LVDT स्टैंड्स फॉर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर एंड इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मोशन सेंसर्स। कि यहाँ पे जब ये सॉफ्ट आयरन आगे पीछे होता है, उसका जब मोशन होता है तो यहाँ पे ना EMF का चेंजेस आते हैं, वो हम सब पढ़ेंगे अभी वर्किंग में, देखते हैं। बट आंसर कैसे लिखना है वो जान लो। फिर यहाँ पे आप प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर देना, ऐसे हेडिंग डालोगे प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। देन आ जाता है आपका वर्किंग। वर्किंग के पहले इनकेस अगर कोई टाइप्स दिया रहेगा तो टाइप्स आ जाएगा। जैसे अभी LVDT का तो टाइप्स है, वो एक्सेलेरोमीटर है, दैट आप देख लो। बट वो जो टाइप रहेगा तो उसका टाइप मेंशन कर देना, टाइप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देन यू गो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ LVDT या फिर वर्किंग ऑफ LVDT। ठीक है दोस्तों, देन कंस्ट्रक्शन के पॉइंट में आप क्या लिखोगे? सिंपल, कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे देयर इज अ प्राइमरी वाइंडिंग, उसके बाजू में देयर आर 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स आइडेंटिकल एंड दे आर प्लेस्ड इन सीरीज। ओके, इट इज अ हॉलो सिलिंड्रिकल सब्सटेंस एंड यहाँ पे जो सेंटर में आप कोर देख रहे हो दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है। अब आपको LVDT क्यों यूज होता है वो तो आपको पता है, ये डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए, चेंजेस या फिर सारी चीज़ें। एंड वो जो आप LVDT का कंस्ट्रक्शन लिखोगे उसमें हम लोग क्यों यूज़ करते हैं वो तो आप सबको पता ही है। बट जब हम लिखेंगे तो हमें ये ज़रूर मेंशन करना होगा कि जिस सॉफ्ट आयरन इज मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो कि ये प्राइमरी वाइंडिंग्स के बीच में प्लेस्ड है, आजू बाजू सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो जैसे ये आगे पीछे मूव होगा, ये जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको ये अफेक्ट कर देगा। एंड ये जो है ना, ये वाइंडिंग है ऐसे 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 पूरा कॉइल के फॉर्म में दोस्तों। ये कुछ इस तरह ऐसा कॉइल बनेगा हमारा, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा। देन आपको जो भी चीज़ मेजर करनी है उसको ये सॉफ्ट आयरन कोर के एंड में अटैच कर दो एंड जैसे ही उसका मूवमेंट होता है यू कैन विजिबली नोटिस कि वो किस तरह हम उसको मेजर कर लेते हैं, वहाँ पे वो डिजिटल कोड के रूप में मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग, अगर मेरा सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ रहेगा तो ये इवन बढ़ जाएगा। इवन किसको बोला मैंने? ये S1 में जो EMF इंड्यूस होता है उसको मैं इवन बोल दे रही हूँ। तो जैसे ही सॉफ्ट कोर इधर आ गया ये इवन बढ़ जाएगा, ये प्राइमरी वाइंडिंग में कम हो जाएगा एंड यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत मिनिमम उसको EMF मिलेगा। ठीक है, और जब मेरा सॉफ्ट आयरन कोर E2 की तरफ जाएगा तो ये S2 की तरफ जाएगा तो E2 बढ़ जाएगा। E2 बढ़ गया तो यहाँ पे जो इसका टोटल वोल्टेज है वो E2 के विद रिस्पेक्ट में रहेगा। और जब मेरा सॉफ्ट आयरन कोर बीच में है तो E1 और E2 दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल रहेंगे एंड इसको मैं नल पोजीशन बोल दूंगी। तो इस तरह जो ये चेंजेस आया टोटल EMF में, ये जो E1 माइनस E2 ये दोनों के बीच में जो चेंजेस आया उसको हम बोलते हैं दैट इज आवर वैल्यू विच वैरीज। वो EMF क्या हो रहा है दोस्तों? वैरी हो रहा है विद द मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट। एंड वो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में जो EMF वैरी हो रहा है वही EMF हमें कोड के फॉर्म में, डिजिट के फॉर्म में हमारे स्क्रीन पर दिखता है LVDT के। ठीक है, सो ये हो गया आपका LVDT का वर्किंग। अब आ जाते हैं उसके फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज एडवांटेजेस। एडवांटेजेस विल बी योर फोर्थ पॉइंट ऑफ द आंसर, डिसएडवांटेजेस विल बी योर फिफ्थ पॉइंट ऑफ द आंसर। LVDT के एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे दोस्तों? फिर लो पावर कंजम्पशन, कितना उसको बहुत कम पावर लगता है ऑपरेट होने के लिए, ज़्यादा इनपुट मिलता है। थोड़ा भी चेंजेस हुआ, सेंसिटिविटी ज़्यादा है ना, थोड़ा भी चेंजेस हुआ तुरंत ज़्यादा इनपुट लगेगा तो ज़्यादा आउटपुट।
एंड हाई रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन भी ज़्यादा है, एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएगा, अगर वो फटाफट मूव करेगा आगे पीछे तो उसका एक्यूरेसी नहीं मिलेगा हमें, एक्यूरेसी अफेक्ट हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट होने के चांसेस है, एंड प्रॉपर मैग्नेटिक शील्डिंग, क्योंकि ऑलरेडी वो सर्किट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, फिर भी इसके इस सर्किट के बाहर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आया तो देयर आर चांसेस कि जो मेरी वैल्यूज आ रही हैं वो वेरी होंगी। इसके लिए इसको प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड शील्डिंग की जरूरत होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। देन कम्स द एलवीडीटी एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर का भी सेम कंस्ट्रक्शन जाता है दोस्तों, सेम वर्किंग जाता है, बट यहाँ पे चेंजेस आ जाता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में एंड एप्लीकेशन में, क्योंकि वो वाइब्रेशन वगैरह मेजर करने के लिए यूज होता है। तो आपको सिर्फ वो चीज़ याद रखनी है एंड द वर्किंग गोज सेम। तो आप एलवीडीटी, अभी ये एक एलवीडीटी का आंसर प्रिपेयर करके आपके दो आंसर्स प्रिपेयर हो जाएंगे, एलवीडीटी का पूरा एंड एलवीडीटी एक्सेलेरोमीटर का पूरा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच काइंड ऑफ सेंसर इज यूज टू measure the vibrations. Okay, एक मिनट। So आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, इजी है, कुछ टेंशन नहीं है दोस्तों। मैंने बोला ना, इस फॉर्मेट में आंसर लिखोगे ना, यू आर गुड टू गो। एंड लर्निंग करते वक्त भी वैसे ही करना, ताकि आपको ऐसे प्रैक्टिस रहे कि हाँ ये इसको मैंने इस तरह समझा है, इस तरह लिखा है, इसको इस तरह पेपर में उतारना है। रटने मत जाओ, समझ के जाओ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। So let's start with the next topic, that is thermocouple. Thermocouple से पहले introduction. Thermocouple is a type of what we can say temperature sensors, or you can say one more name, that is thermal. हम लोगों ने देखा ना स्टार्टिंग में, कौन सा था वो, एक बार चेक कर ले। that is thermoelectric sensors, right? तो वही यहाँ पे हम इसको चेक आउट करने वाले हैं कि how it works, how it goes on. सी, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि कैसे हम लोग को आंसर पे फोकस करना है, कैसे हम लोग को ये चीज़ें याद करके लेनी है, ठीक है। अब शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल क्या है, द ईएमएफ इज जनरेटेड विच इज इक्वल टू ई। ये ना सीबेक इफेक्ट पे वर्क करता है। व्हाट डज द सीबेक इफेक्ट स्टैंड्स फॉर? देखो यहाँ पे ना, ये मैंने दो मेटल ले लिए अलग अलग, जिसको ना शील्ड किया गया है थर्मल इंसुलेटिंग जैकेट से। तो ये जो दो मेटल है, इनको जो मैंने शील्डिंग दे रखी है, इनको एक पॉइंट पे लाके मैंने जोड़ दिया, जिसको मैंने बोला है जंक्शन 1 जंक्शन 2, ये दो पॉइंट पे जोड़ा है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो थर्मल जैकेट मैंने लगा के रखा है ना ये दोनों के ऊपर, इसकी वजह से ना दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट हो चुका है, ठीक है। ये टेम्परेचर अलग हो चुका है। अब टेम्परेचर अलग होने की वजह से जब मैं इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगी तो यहाँ पे शायद रेजिस्टेंस में थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। तो रेजिस्टेंस में जो थोड़ा सा चेंजेस आएगा या फिर करंट में जो थोड़ा सा हमें चेंजेस देखने मिलेगा, वो वैल्यू डिपेंड किस पे रहती है एट दी एंड, हमारे चेंज इन जंक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी करंट या फिर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, दैट इज completely equal to A plus BT plus CT square, where A, B, C are constants depending on some values, ठीक है। तो ये ना कहाँ यूज किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट प्लांट्स, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज होता है या थोड़ा भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है हमारे टेम्परेचर में, हमें तुरंत पता लग जाना चाहिए। ट्यूब मिल्स, फूड इंडस्ट्रीज तो आप सब काफ़ी लॉजिक लगा ही सकते हो। बेकरी, सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, तो वहाँ पे हमारे थर्मोकपल्स यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। तो उसका ये प्रिंसिपल वाला पॉइंट हमने कवर अप कर लिया है ना। इसमें कोई डाउट है? नाउ लेट अस मूव टू द कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को हम कैसे डिफाइन करके लिखेंगे, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे ये वाले मैं मेटल को बोल देती हूँ X, ये वाले मेटल को मैं बोल देती हूँ Y, ठीक है। ये यहाँ पे जंक्शन J2 को ज्वाइंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये दो अलग अलग टेम्परेचर है, ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर है, ठीक है। ये इतना क्लियर है आपको आइडिया कि यहाँ पे दो डिसिमिलर मेटल लेके उनको ही वहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया। नाउ यहाँ पे ये दोनों टेम्परेचर डिफरेंट है, ओके। अब मैं ये जॉइंट को थोड़ा सा सेपरेट करके ना यहाँ पे एक माइक्रो वोल्ट मीटर लगा देती हूँ, जो मेरा EMF दैट इज वोल्टेज को मेजर करेगा। सो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये दोनों जंक्शन के बीच में। अब यहाँ पे ये जो भी मेरा वोल्टेज मेजर होके मिलेगा या फिर मुझे EMF मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन टेम्परेचर, है ना दोस्तों। वो किसको इक्वल रहेगा, हमारे चेंज इन टेम्परेचर को। तो वहाँ पे हम लोग का एक फॉर्मूला बन जाएगा दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। एंड ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमने क्या ले लिया, K को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पे ये इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। एंड प्रिंसिपल के हिसाब से ये जो A, B और C का वैल्यू है, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड है, दैट इज वायर,
उनका लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और भी कुछ हो सकता है, बट ये 3 चीज मेजर है यहाँ पे, ये ए, बी और सी का वैल्यू। अब यहाँ पे ना हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए, पेन कहाँ गया, 1 मिनट, हाँ, अपने कन्वीनियंट के लिए ना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो जंक्शन है ना इसका टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस अज्यूम कर लेते हैं। एक साइड का टेम्परेचर कूल रखते हैं ताकि जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस हो या हाई टू लो साइड में आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा जो फॉर्मूला है ना ये ऐसे हो जाता है KT1, क्योंकि T2 तो 0 हो गया ना अपना। एंड यहाँ पे ये जो A और B और C की वैल्यू ये हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों, मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द टेम्परेचर अराउंड, ठीक है। सो दिस वाज द होल थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो कभी कभी जब ये दो वायर का कॉम्बिनेशन रहता है तो कौन कौन सा रहता है, पहले रहते हैं क्रोमल अलूमल, क्रोमल अलूमिल का अलॉय लिया जाता है जिसमें टेम्परेचर आ जाता है 0 to 900। फिर आयरन एंड कॉन्स्टेंटिन अलॉय लिया जाता है जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस आपका आ जाता है कुछ 1200। फिर कॉपर और कॉन्स्टेंटिन अलॉय लिया जाता है जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है आपका कुछ 200। तो इस तरह आपको ये कुछ वैल्यूज भी याद रखने की, ये दो मेटल है उनके कॉम्बिनेशन कौन कौन से, क्रोमल अलूमिल, आयरन कॉन्स्टेंटिन, कॉपर कॉन्स्टेंटिन, ठीक है। एंड उसके रिलेटेड एक ग्राफ भी दिया रहेगा आपके बुक में, तो वो भी जरूर आप बना देना। नाउ मूविंग टू द इंपॉर्टेंट 4th and 5th पॉइंट, दैट इज एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। शॉर्ट 3 मार्क्स आपको इधर मिल जाएंगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेज लिखने के लिए। एडवांटेजेस में आ जाता है बाहर का कोई सोर्स नहीं लगता, टेम्परेचर डिफरेंस पे ही अपना वोल्टेज जनरेट हो जाता है ना। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आया तो वोल्टेज ऑटोमेटिक जनरेशन दिख रहा है। देन लेस एक्सपेंसिव एंड कॉम्पैक्ट, छोटू सा है, ज़्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है हमें। वर्किंग टेम्परेचर ज़्यादा है, रेंज दे दिया है। डिसएडवांटेजेस स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स, एम्पलीफिकेशन लगता है इसको, अभी आगे जब मैं पढ़ाऊंगी ना उसमें आपको दिखाऊंगी एम्पलीफिकेशन कैसे सेंसर्स में किया जाता है। एंड इसको पीरियोडिक मेंटेनेंस लगता है, क्यों, क्योंकि थर्मल जैकेट से मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे जो थर्मल जैकेट है वो उतना काम एफिशिएंसी मेंटेन नहीं रख पाते हैं फॉर द लॉन्ग रन ऑफ टाइम, तो हम लोग को क्या करना रहता है, उसको मेंटेनेंस करना रहता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अपना थर्मोकपल। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। सो थर्मोकपल का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, शॉर्ट मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, प्लीज याद रखना। एंड इसके बाद एक आरटीडी का क्वेश्चन है, थर्मिस्टर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो उसको नहीं लेते हम लोग, आरटीडी एक बार कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो आरटीडी स्टार्ट करते हैं। आरटीडी स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स। ओके, सो एक बहुत जनरल क्वेश्चन, अगर मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो रेजिस्टेंस किस में इंक्रीज होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स या सेमीकंडक्टर्स। तो मेटल्स में अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेरा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, इसलिए मैं उसको बोल सकती हूँ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एंड दैट हैज द फॉर्मूला RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा नॉट T। बट मेटल्स में ऐसा नहीं होता, ये होता है हमारे सेमीकंडक्टर्स में। किस में होता है दोस्तों, सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे मेरा रेजिस्टेंस डिक्रीज होने लगता है, एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। दिस आर नोन एज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। किस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, RT इक्वल टू R0 1 माइनस अल्फा नॉट T। RT क्या है, रूम रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर T, R0 क्या है, रेजिस्टेंस जो रूम टेम्परेचर पे था, एंड अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट है ना, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल दी मेटल्स। सो ये चीज आपको याद रखनी है इन प्रिंसिपल में लिखना है, व्हेन इट कम्स टू मेटल change in temperature, increase in temperature leads to the increase in resistance. Thus the formula is given like this, graph comes like this, and इसका पूरा आप expand करके बता देना, RT क्या होता है, R0 क्या होता है, अल्फा नॉट क्या होता है, T क्या होता है, ठीक है। सो दैट्स गोज लाइक अपना प्रिंसिपल यहाँ खत्म हो जाता है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के बाद आप एक्सप्लेन करोगे टाइप्स ऑफ RDT। तो यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स कितने हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स, ओपन टाइप RDT, क्लोज टाइप RDT, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे यहाँ पे ये जो डिटेक्टर्स है ये मेटल से बने होते हैं और सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। यहाँ पे ये ओपन टाइप और क्लोज टाइप किससे बने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिका की शीट ली गई है, माइका बोलो मिका बोलो, ठीक है, एंड देन उसके ऊपर ना वायर्स की बाइंडिंग की जाती है। वायर्स कुछ भी हो सकते हैं, मोस्टली प्लैटिनम लिया जाता है क्योंकि जो प्लैटिनम का टेम्परेचर का रेंज है ना वो कुछ 150 से 850 तक दे सकता है, तो इतना रेंज वो सहन करके ले सकता है। एंड यहाँ पे उसका एंड कनेक्शंस दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो
प्लैटिनम वायर का ये जो पूरा सेटअप है, इसको अगर मुझे ये बॉटल के पानी को मेजर करना है तो इसके अंदर में डालूंगी। एक कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ पे वो जो पानी है दैट शुड बी नॉन कोरोसिव। अगर कोरोसिव रहेगा प्लैटिनम वायर तो पिघल जाएगा ही, साथ में यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कनेक्शन में। तो इसके लिए जब मैं ये पानी में डालूंगी तो ये पानी नॉन कोरोसिव होना चाहिए। देन ये मुझे इसका रेजिस्टेंस चेक करके बता देगा कि भाई कितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है रेजिस्टेंस में वेरिएशन की वजह से, एंड देन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू। अगर मैं बात करूँ क्लोज टाइप आरडीटी की, तो आप इसमें देख सकते हो एक ग्लास की बल्ब ली गई है जिसको इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएट इन द सेंस सारा का सारा उसके अंदर का हवा निकाल दिया गया। देन ये इवैक्यूएशन के अंदर आप देख सकते हो एक पूरा इलेक्ट्रिक वायर का सेटअप किया गया है जिसको हम लोग प्लैटिनम सेंसिंग एलिमेंट्स का नाम दे दिया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास कोरोसिव केमिकली एक्टिव एसिड्स और एल्कलीज है, ठीक है, उस जगह यूज़ किया जाता है यहाँ पे इसको। एंड देन ये जो प्लैटिनम का चेंजेस आया, जैसे प्लैटिनम के वायर का रेजिस्टिव ऊपर नीचे हुआ, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट कि भाई कितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है ना। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई तो कंस्ट्रक्शन रहेगा, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं एंड देन उसका वर्किंग हम लोग मेंशन कर देंगे। तो दिस वाज टाइप्स ऑफ आरडीटी, तो इसको आप नोट डाउन करके रख लो। ड्राइंग बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राइंग के बाद आ जाते हैं इसका डेफिनेशन प्रॉपर लिखना है, डेफिनेशन के बाद कहाँ यूज़ होता है वो भी प्रॉपर लिखना है, ठीक है। सो वर्किंग की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्किंग ऑफ और ऑपरेशन ऑफ आरटीडी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, एज यू नो कि इसको एक्सटर्नल सोर्स लगता है, एक्टिव सेंसर्स में आता है ये। दो थर्मिस्टर कनेक्टेड है एंड यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होता है ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। अभी ये मैं जो पूरा डायग्राम है इसको मैंने मान लो यहाँ पे मुझे ये कुछ मेरे ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे टेम्परेचर मेजर करना है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर में डिफरेंस आता है वो मेरा थर्मिस्टर डिटेक्ट कर लेगा। थर्मिस्टर डिटेक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा वो वोल्टेज का डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, है ना। वो वोल्टेज का टेम्परेचर का जो डिफरेंस रहता है, वो वोल्टेज का जो डिफरेंस आता है वो काफ़ी छोटा होता है दोस्तों। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है। एंड एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह होता है, यहाँ से पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जाता है वोल्टेज का, एंड देन यू गेट द आउटपुट वोल्टेज। एंड इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा रहती है क्योंकि ये एम्पलीफाई हो गई ना, क्योंकि अगर थोड़ी सी छोटी सी वैल्यू है ना वो डिटेक्ट करने में नहीं समझ में आता है, इसके लिए हम उसकी एम्पलीफाइड वैल्यू को हेल्प लेते हैं। यहाँ पे एडवांटेजेस में क्या आ जाएगा दोस्तों, वाइड टेम्परेचर रेंज, गुड स्टेबिलिटी, हाई एक्यूरेसी, लॉन्ग लाइफ है इसकी एंड रिलायबिलिटी भी गुड है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्पैक्ट साइज नहीं है, बहुत बड़ा साइज है, लो रेजोल्यूशन है, 7 ओम का पर डिग्री सेल्सियस, कॉस्ट भी ज़्यादा है एंड पीरियडिक मेंटेनेंस लगता है दोस्तों इसको, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्मिस्टर। एंड ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा जिसका काफ़ी ब्रॉड आंसर होगा। सेंसर्स में से कोई एक या दो क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, बट आपको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट सारे सेंसर्स याद रखने। अब आपने थर्मिस्टर पढ़ लिया आरटीडी, सेम इसी के कंसेप्ट पे बेस्ड वो आपका थर्मिस्टर है, इसलिए मैंने सोचा कि थर्मोकपल के बाद आरटीडी ले लेते हैं। आरटीडी करवा दिया तो थर्मिस्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। सो आप वो थर्मिस्टर भी एक बार रेफर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव सेमीकंडक्टर गैस सेंसर। सो यहाँ पे ये ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाइड है, गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोड, आयरन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड, आयरन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड सॉरी। एंड यहाँ पे ये Ag एंड Cl से बना हुआ है एंड हियर इट इज मेड अप ऑफ समथिंग नोन एज एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, एंड वो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन सिल्वर ब्रोमाइड से बना हुआ है। एंड यहाँ पे करंट डिटेक्शन होता है, करंट में चेंजेस आता है, जैसे अगर पता चलता है कि भाई आजू बाजू कुछ गैस लीक हो रही है या गैस का क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड वगैरह मेजर करने के लिए यूज़ होता है, एंड दिस इज यूज फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ दैट। बट आपको इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ टाइप्स पे आएंगे, टाइप्स का थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लिखेंगे। मेन फोकस क्या रहेगा इस पे, आपका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रहेगा एंड बाकी चीज़ रहने वाली है दोस्तों। तो एडवांटेजेस में क्या आ जाएगा, इसकी ना एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ, हाई एक्यूरेसी, आपको एकदम एग्जैक्ट बता देगा कि भाई क्या ज़्यादा है कितना कम है, ठीक है। देन यू हैव गुड डायनेमिक रिस्पॉन्स, थोड़ा सा भी चेंज तुरंत रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन लिस्ट समवॉट लाइक दिस, छोटा साइज है, ये दोनों का साइज बहुत छोटा रहता है, कॉम्पैक्ट साइज, सो चीपर है एंड इजीली अवेलेबल, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू डिसएडवांटेजेस, क्या आ सकता है दोस्तों डिसएडवांटेजेस में,
इट एक्ट एज ए पैसिव सेंसर। इसमें ना एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स नीडेड, खुद से काम नहीं करेंगे, इनको एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, ठीक है। सॉरी मैंने आरटीडी भी शायद एक्टिव बोला था, बट इट इज़ अ पैसिव एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। देन व्हाट यू कैन, इट्स बहुत केयरफुल एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस करना पड़ता है, केयरफुल हैंडलिंग एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस। हो गया याद, है ना इजी, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये सब चीज़ें ऐसे फट फट याद हो जाती हैं, तो ये कुछ टफ नहीं है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एंड एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, गैस मेजर करके मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे पता चलेगा कि भाई पॉल्यूशन कितना है मेरे यहाँ, है ना। पॉल्यूशन यानी कि CO2 मेजर करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मेजर करेगा, बाकी सारी चीज़ें वो मेजर कर सकते हैं गैसेस के फॉर्म में। देन व्हेन इट कम्स टू कितना है वो भी मेजर करेगा, मेजर्स द परसेंटेज इंक्रीज। Okay, so these are all the important points that you have to remember when it comes to semiconductor gas sensor. So this was about gas sensor. अब हम जाते हैं हमारे next type of sensor में। Next sensor क्या है दोस्तों हमारा, optical sensor, that is LDR. Okay, so सबसे पहले शुरू करते हैं as usual हमारा pattern, that is principle. तो principle क्या कहता है, the resistance of certain semiconductor materials like cadmium sulfide, cadmium selenide, lead sulfide and thallium sulfide decreases when they are exposed to visible as well as invisible light radiations. Means जैसे जैसे dark resistance रहेगा and low irradiated resistance रहेगा, वैसे वैसे उसका वोल्टेज में चेंजेस आएगा। सिंपल है, अगर रेजिस्टेंस में चेंजेस आएगा तो वोल्टेज में चेंज आएगा एंड तुरंत हमें पता चल जाता है। सो दिस बेसिकली वर्क्स ऑन द रेडिएशन दैट इट इज गेटिंग फ्रॉम द लाइट। अगर मैंने ये सेंसर को किसी भी लाइट प्रोन या फिर यू कैन से ब्राइट एरिया में रखा है, नॉट इन द डार्क एरिया, तो वहाँ पे वो कितना सेंसिंग देता है, कितना ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है लाइट्स में, वो हमें पता चल जाता है। तो सिंबल उसका कुछ इस तरह है यहाँ पे, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फॉलो करते हैं। सो दिस इज द सिंबल दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो इसका ये जो प्रिंसिपल है दोस्तों, इसमें आपको ये 3 सेमीकंडक्टर्स याद रखने हैं, 3-4, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू आउट कि आप लोग उसमें अपना जो आंसर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द वर्किंग पार्ट। वर्किंग पार्ट में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे लाइट गिरती है वैसे वैसे मेरा जो रेजिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे देखो, लाइट को हम मेजर किसमें करते हैं, लुमिनेंस पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितनी लाइट गिर रही है, अगर इतने रेशियो में गिर रही है तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे मेरा लाइट बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लॉगरिथमिक स्केल यूज़ किया जाता है। जहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, जहाँ इल्यूमिनेशन नहीं है, वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट में एक ऐसा स्टेटमेंट दे दूँ क्या, इल्यूमिनेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और अगर मैं ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दे सकती वो भी आप मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। लेट अस कीप दिस सेशन इंटरैक्टिव। आपके साइड से कुछ आने दो, हमारी साइड से कुछ जाने दो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दोस्तों। एंड वो कंस्ट्रक्शन आप उसमें से लिख सकते हो, राइट, वो सिंबल बना देना, दैट्स ऑल। नाउ लेट अस मूव टू द मेन पार्ट जो हमें मार्क्स दिला देगा। व्हाट इज दैट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, इट इज हाईली सेंसिटिव। ऑब्वियसली थोड़ा भी लाइट ऊपर नीचे हुआ तो उसमें उसका जो चेंज है रेजिस्टेंस का वो हमें देखने मिल जाएगा। कॉम्पैक्ट, लो कॉस्ट, हाई डार्क टू लाइट रेजिस्टेंस, अप्रॉक्सीमेटली 100:1 के रेशियो में हम लोग को रेजिस्टेंस का चेंजेस बता सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लार्ज रिस्पॉन्स टाइम। ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये वाला, यहाँ पे पहले लाइट गिरेगी, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हो जाएंगे। ये होल हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा, होल पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो मोशन करते ही करते वो जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा एज कंपेयर टू बाकी का सेंसर, LDR इज द लाइट डिटेक्शन सेंसर। एंड हियर वहाँ पे वो जो जनरेट करने वाला है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जो ये जनरेट करने वाला है हमारा सेंसर का आउटपुट, अब वो इन शॉर्ट ऑफ इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज हो या कोई भी हो, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। वो थोड़ा सा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू बाकी का रेजिस्टेंस। एंड इसका एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, इट इज़ यूज इन काउंटिंग सर्किट। CDS सेल्स आर यूज एज ऑन ऑफ सर्किट, कि ऑन करना है तो लाइट दे दो वहाँ पे, ऑफ करना है तो लाइट बंद कर दो। एंड इंटेंसिटी चेक करता है कि भाई अगर इस एरिया में लाइट गिर रही है तो कितनी गिर रही है।
तो सोच के बताओ LDR का एप्लीकेशन किधर होगा एंड कहाँ हमें ये LDR का यूज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सो दैट वाज ऑल अबाउट अपना LDR। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा गया है, आपको इसको आंसर्स में कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा, इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू अनदर सेंसर, स्ट्रेन गॉज। ओके, सो स्ट्रेन, स्ट्रेस काफी फेमिलियर वर्ड्स होंगे, राइट। स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या हो जाता है हमारा? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी हो सकता है, एरिया के रिलेटेड स्ट्रेन भी हो सकता है, एंड हमारा ये लेंथ के रिलेटेड भी स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन गॉज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? अगर मेरा जो वायर का लेंथ वेरी करेगा, अगर मेरा वायर का लेंथ वेरी किया तो मेरा रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा। इसकी वजह से यहाँ पे देखो ये दो फॉर्मूला है, दैट इज स्ट्रेन का फॉर्मूला, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, बट मैंने रेजिस्टिविटी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस चेंज किया है। व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी दैट इज रो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट क्रॉस सेक्शन कम हुआ, एरिया क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, यहाँ पे दो मूवेबल प्लेट्स है जिसके ऊपर दो पिन लगाई गई है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो वायर है उसको ऐसे वाउंड कर दिया गया है उस पर, तो उसको बोलेंगे बेयर गॉज वायर। उसका कुछ डायमेंशन होगा 10, 8 गॉज, 8 गॉज का, 10 गॉज का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेरा जो सर्किट है, अगर मैं इसको ऐसे मूव करूँ तो इसका लेंथ में थोड़ा वेरिएशन आएगा, एंड ये लेंथ में वेरिएशन आने की वजह से मैं पता लगा सकती हूँ कि भाई मेरा रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस चेंज तो स्ट्रेन गॉज का हमें वैल्यू मिल जाएगा, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि भाई वायर में चेंज हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं सेंसर से छिड़कानी हो रही है। दैट्स इट। एंड यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया, दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इट इज इक्वल टू 1 + 2 म्यू एप्सिलॉन, एंड यहाँ पे 2 म्यू इज नथिंग बट अपना GF। व्हाट डज दिस GF स्टैंड्स फॉर दोस्तों? इट स्टैंड्स फॉर गॉज फैक्टर। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग है वो स्ट्रेन गॉज का इस तरह। अभी ना ये काफ़ी यूज़ नहीं किया जाता है, जस्ट बिकॉज आपके एग्जाम में पूछा गया तो मैंने सोचा एक्सप्लेन कर देते हैं। देन कम्स द एडवांटेजेस। सिंपल कंस्ट्रक्शन देखा ही आपने, दो प्लेट्स है मेटल के एंड देयर इज इंसुलेटिंग पिन। देन चीपर एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रेन गेजेस। तो अभी बहुत सारे स्ट्रेन गेजेस मिलते हैं, है ना, माइक्रोमीटर वगैरह देखा ही होगा आपने अपने प्रैक्टिकल करते हुए फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं कॉम्पैक्ट इन साइज, बट इट इज़ नॉट कॉमनली यूज नाउअडेज। डिसएडवांटेजेस, एक्यूरेसी बहुत कम होती है। अब मुझे क्या पता है कि भाई ये कितना चेंजेस ला रहा है ना, तो एक्यूरेसी बहुत कम होती है, सेंसिटिविटी भी नहीं होती, स्लो रिस्पॉन्स है, और चेंज ज़्यादा नहीं कर सकते हम लोग लेंथ में। और अगर कंप्रेस हुआ, चलो एक्सटेंड कर रहे, खींच रहे, टेंसाइल नेचर दे रहे तो ठीक है तब तक, बट कंप्रेस किया तो नहीं पता चल सकता है ना। सो ये उसका ड्रॉबैक। नाउ कमिंग टू बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स इज एन एनालिटिकल डिवाइस जो डिटेक्ट करता है कि मैंने जो खाया है, मेरे ब्लड में, मेरे यूरिन सैंपल में क्या ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट है जिससे मुझे बीमारियां हो सकती है। सो दिस बायोसेंसर इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम है। सबसे पहले बायो एलिमेंट सैंपल ले लेंगे, फिर बायोसेंसर से टेस्ट करेंगे। ट्रांसड्यूसर क्यों लिया, कोई बता सकता है? मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो हो रही है जो हमें सेंस नहीं होती डायरेक्टली, उसके लिए हम ट्रांसड्यूसर्स का यूज़ करते हैं। फिर थोड़ा भी जो चेंज इन वोल्टेज है उससे हमें एम्पलीफाई करते हैं, देन प्रोसेसर, देन हमें डिजिटल या एनालॉग से एनालॉग से पता चल जाता है कि क्या वैल्यू है ना। सो हाउ डज इट प्रोसीड दोस्तों, ये तो आपने देख लिया। यहाँ पे ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करता है, प्रोसेसर क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। जो भी हमें डेटा मिला है उसको वो सेपरेट करने का काम करता है, एक फिक्स्ड आउटपुट के फॉर्म में वो डिजिटल और डिस्प्ले प्रिंटर्स में दिख जाता है। सो ये ब्लॉक डायग्राम बायोसेंसर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल तो शायद पूछ ही सकते हैं क्योंकि पिछले साल भी 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था अगस्त के महीने में। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू स्टडी दिस क्वेश्चन एज वेल, है ना। अभी एप्लीकेशन देख लेते एक बार। सो एप्लीकेशन ये रहा दोस्तों। सबसे पहले एप्लीकेशन बोलो या वर्किंग बोलो, देखो सबसे पहले पेशेंट को बोला जाता है भाई आप फास्ट रखो, ठीक है, 10 आवर्स का उनको फास्ट देते हैं। देन वो उनका ब्लड सैंपल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ब्लड सैंपल एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हीटिंग की जाती है, टाइट्रेशन किया जाता है, जो भी उनको प्रोसेस है। अभी मान लो कोई भी अगर एक स्पेशल कैंसर डिटेक्ट करना है तो कैंसर के लिए कौन से प्रोसीजर्स होते हैं वो सब करेंगे वो ब्लड के साथ, ठीक है।
देन उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन ताकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सेपरेट हो जाए, देन आरबीसी से जो टेस्ट करने वो करे, डब्ल्यूबीसी से जो टेस्ट करने वो कर ले, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद डेटा कंप्यूटर में डालते हैं, एंटर करते हैं सारा डेटा हाथ में आ जाता है। फिर क्या करते हैं, पेशेंट को लंच ऑफर करते हैं, फिर 2 घंटे के बाद उनका ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद अगेन सारे सैंपल चीज़ें करते हैं, एंड ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस में की जाती है, लाइक एक फ्लो है, उस फ्लो को तोड़ते नहीं वो। देन दूसरा डेटा कंप्यूटर में डालते हैं, कंप्यूटर में डालने के बाद वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन कंपैरिजन करते हैं, देन पता लगाते हैं डॉक्टर्स कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड द चेंजेस दैट हैज अकर्ड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोसेंसर्स। तो ये आपके बायोसेंसर्स वाले चैप्टर में इतना ही है। देयर आर प्रेशर सेंसर्स, लोड सेंसर्स, बट वो काफ़ी ईजी है एंड 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे, तो आपने डेफिनेशन और प्रिंसिपल भी लिख दिया ना, मोर देन इनफ है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई होप आपको ये वाला लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहे सेंसर्स चैप्टर को याद करने के लिए। 40 मिनट्स का लेक्चर है, बस आपको लॉजिक लगा के सारे सेंसर्स का एक टेबल बना लो, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, इस तरह आप जा सकते हो। लाइक सेंसर का नाम लिखो, यहाँ पे नेम, प्रिंसिपल लिखो, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वर्किंग लिखो, एडवांटेजेस लिखो, डिसएडवांटेजेस लिखो, एप्लीकेशन। यही आपके 6 पॉइंट आपने बना दिए। कितने सेंसर से, 6-7 सेंसर से, पूरे 6 का एक टेबल बना लो, हो गया आपका पूरा नोट्स रेडी। टेबल में इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखने, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले कौन से सेंसर की, एलवीडीटी की लेते हैं तो वो फैराडेस लॉ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पे चलता है। सीबैक पे कौन चलता है, अपना थर्मोकपल। तो इस तरह आपको वो सारे आंसर्स याद करने दोस्तों, एंड बहुत ईजी है। आप जब ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो लिख के याद करना, पता चला एडवांटेजेस इधर का इधर, इधर का इधर हो गया, अवॉइड दैट, मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप वो कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।